नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। प्लान 395G ये एक ऐसा प्लान है जिसको लेकर संघ की बिसात है। मोदी उस पर चाल चल रहे हैं। ये सब कुछ कैसे, क्यों, किस रूप में, लेकिन इसका मतलब क्या निकाला जाए कि 395 सीट जीत रहे हैं। दरअसल ये प्लान जिस रूप में बनाया गया उसे हम बताएंगे। उससे पहले जरा मोदी की आगाज सुन लीजिए। यूपी में चाहिए 80 में 80। उत्तर प्रदेश से 80 के 80 कमाल आपको दिल्ली भेजना पड़ेगा। इस बार मजबूत सरकार के लिए वोट चाहिए। 300 से अधिक पार्लियामेंट के मेंबर मिले, ऐसी सरकार बनाने का हमें सौभाग्य दीजिए। आपके सारे सपने पूरा करने का हम वादा करते हैं। सवाल 80 में 80 और 543 में 395 का नहीं है। आइए जरा प्लान देखें, ये प्लान है क्या। मोदी को सत्ता चाहे 272 में मिलती हो, लेकिन संघ का टारगेट 395 सीटों का है। संघ के इस टारगेट का ही असर है कि अगले एक महीने में मोदी के पांव जमीन पर तभी पड़ेंगे जब उन्हें रैली को संबोधित करना होगा, यानी हर दिन औसतन 4 से 5 रैली। और यह तेजी मोदी के रैली में इसलिए लाई जा रही है क्योंकि मोदी के पांव जिस भी लोकसभा सीट पर पड़ते हैं उस क्षेत्र में संघ के स्वयंसेवकों में उत्साह आ जाता है और क्षेत्र में लोग संघ परिवार के साथ संबंध बनाने से भी नहीं चूक रहे। दरअसल स्वयंसेवकों के लिए टारगेट का नाम बूथ जीतो रखा गया है और इसके तहत कम से कम 395 सीटों पर बीजेपी पूरा जोर लगाएगी। 100 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जिस पर जीत पक्की मानी जा रही है। 120 से 130 सीट ऐसी जिन पर थोड़ी मेहनत से जीत मिल सकती है। और यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड में कम से कम 90 सीट जीतने का टारगेट रखा गया है। देखें तो समूचे संघ परिवार के लिए 2014 का चुनाव उसके अपने विस्तार के लिए इतना महत्वपूर्ण हो चला है कि मोदी के मिशन 272 पर भी वो भारी पड़ रहा है, क्योंकि संघ के स्वयंसेवक पहली बार चुनाव में मोदी के लिए वोटरों को घरों से निकालने के नाम पर देश के हर गांव में जा पहुंचे हैं। लोगों से जुड़ाव राजनीतिक तौर पर नरेंद्र मोदी का नाम लेकर है, लेकिन आरएसएस के साथ जुड़कर कौन कैसे कितना सहयोग कर सकता है, स्वयंसेवकों का समूचा काम इसी पर जा टिका है। असर इसी का है कि हर सुबह हर गांव में संघ का कैंप लगने लगा है। चर्चा वर्तमान राजनीतिक माहौल से होते हुए मोदी पर केंद्रित हो रही है और संघ के कार्यकर्ताओं की तादाद में लगातार वृद्धि हो रही है। असर इसी का है कि मोदी की रैली ज्यादा से ज्यादा हो, संघ का दबाव भी बीजेपी पर है और बीजेपी को भी लगने लगा है कि मोदी की पहुंच जितनी ज्यादा जगहों पर होगी उसे चुनावी जीत उतनी ही ज्यादा जगहों पर मिलेगी। तो रैली के जरिए हर जगह पहुंचा नहीं जा सकता, तो इसके लिए अब तकनीक का आसरा भी बड़े स्तर पर लेने की तैयारी हो रही है। अगले 30 दिनों में दर्जन भर 3D भारत विजय कैंपेन किया जाएगा, जिससे 11 मई तक देश की 395 सीटों को मोदी अपनी रैली से तो छू ही ले। लेकिन यहीं से पहली बार नया सवाल यह भी खड़ा हो रहा है, क्या मोदी पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर संघ परिवार को ही तो विस्तार नहीं दे रहे, या फिर संघ के विस्तार के साथ ही मोदी का मिशन 272 भी पूरा तो नहीं होगा। असल में ये दोनों मिशन 2014 के चुनाव को लेकर जिस तरीके से घुल मिल गए हैं, उसमें मोदी के पीछे संघ परिवार है या संघ परिवार के लिए मोदी है, इसी का लाभ मोदी को लगातार मिल रहा है, जिसके दायरे में बीजेपी के पुराने कद्दावर नेताओं का कद भी छोटा हो गया है और अडवाणी तक को कहना पड़ रहा है कि मोदी उन्हें जो काम देंगे या कहें पार्टी उन्हें जो काम देगी उन्हें मंजूर है। और पार्टी का मतलब ही जब मोदी हो चला हो और पार्टी से बड़ा मोदी को बनाने में वही आरएसएस है जो अक्सर सामूहिकता पर जोर देता रहा हो, तो संकेत साफ है। ये अपनी तरह का पहला चुनाव है जब आरएसएस चुनाव के जरिए संघ परिवार का सबसे बड़ा विस्तार देख रही है और बीजेपी ये मानकर चल रही है कि मोदी की लोकप्रियता मोदी की हर रैली से देश में बढ़ रही है और जीत भी दर्ज करा लेगी, चाहे संघ की विचारधारा इस दौर में हाशिए पर क्यों न ढकेल दी जाए। संगठन को सर्वोपरि मानने वाले संघ ने आखिर चेहरे पे दांव क्यों लगाया? शायद मोदी के बहाने संघ अपना भी विस्तार देख रहा था और यही संघ का विस्तार मोदी का सबसे बड़ा हथियार बन गया। इसलिए अब सिर्फ मोदी ही मोदी हैं और बाकी सब खामोश। कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक।
मसला सिर्फ खामोशी का नहीं है, एक बयान देख के उससे उलटने पलटने का भी है। उमा भारती भी आई और मुरली मनोहर जोशी भी आए, हम आपको सुनाएंगे। लेकिन इस प्लान के तहत संघ किस तरीके से काम कर रहा है जरा ये दिखाते हैं आपको। दरअसल बूथ जीते इसके लिए जो टारगेट है उसमें देश के हर गांव में स्वयंसेवक पहुंच चुके हैं। अगला हिस्सा आता है हर बूथ स्तर तक स्वयंसेवकों की मौजूदगी है, इसकी पुख्ता व्यवस्था की गई है। प्रांत प्रचारक के पास ऑफलाइन टैब दिया गया है। इस टैब में दरअसल क्या है, टैब में राज्य के हर संसदीय क्षेत्र का ब्यौरा है। सिर्फ संसदीय क्षेत्र ही नहीं बल्कि अगर वो निकलता है तो हर गांव की भी जानकारी उस टैब में मौजूद है। इतना ही नहीं बल्कि हर बूथ स्तर के स्वयंसेवकों के पास इलेक्टोरल रोल भी है कि कौन से वोटर हैं, कितने किस रूप में हैं, और हर कार्यकर्ता के पास 200 घरों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिम्मेदारी का मतलब बात आगे बढ़ती है, इन घरों से वोटरों को बूथ तक लाने की जिम्मेदारी है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा वोट पड़ने चाहिए। यह एक स्थिति लाई गई और संघ के संवाद केंद्रों से फीडबैक भी जमा करने का काम इस दौर में लगातार हो रहा है। यह है पूरा टारगेट। और इसको लेकर जब यह सवाल राम माधव से पूछा गया तो देखिए जवाब क्या आया। देश का हर बूथ में 100% वोटिंग हो और देश की जनता को आज देश के सामने की चुनौतियां अच्छी तरह मालूम हो और एक परिवर्तन के लिए जनता को प्रिपेयर किया जाए, तब उसमें पूर्ण रूप से स्वयंसेवकों को लगना था। उस प्रकार इन दो मुद्दों को लेकर स्वयंसेवक लगे हैं। उसमें हम जितना आवश्यक उनको जानकारी का प्रावधान करना था वो भी किए हैं। चुनाव में डेटा का अपना एक महत्व होता है, तो उसकी जानकारी भी हमने हमारे स्वयंसेवकों को नीचे स्तर तक देने का प्रयास किया है कि आखिर जनता का हर एक पोलिंग बूथ का कैरेक्टर क्या रहता है, कौन रहते हैं, उनको ये सारे देश की समस्याएं समझाने के लिए क्या करना है, इसके लिए टेक्नोलॉजी का और डेटा का प्रयोग हम कर रहे हैं। 2014 को लेकर संघ इतना चिंतित क्यों है, इतना परेशान क्यों है, इतना हैरान क्यों, या फिर ऐसी कवायद क्यों कर रहा है कि वो लगातार लग रहा है कि एक राजनीतिक दल की तरफ संघ काम कर रहा है, यकीनन कर रहा है। पहली बार संघ के प्रचारक भी नजर आ रहे हैं जब नरेंद्र मोदी नामांकन दाखिल करने वडोदरा में गए थे तब। लेकिन एक सवाल और है, इस दौर में नरेंद्र मोदी का कद वाकई ऐसा बड़ा है कि 24 घंटे के भीतर हर किसी को बदलना पड़ता है, पलटना पड़ता है। मुरली मनोहर जोशी कल क्या कहा, आज क्या कहा। पन्नों को पलटिए तो आपको सिर्फ गोविंदाचार ही नजर आएंगे। एक वक्त मुखौटा कहा था उन्होंने वाजपेयी को, उसके बाद उन्हें शंट कर दिया गया था। लेकिन अब के दौर में बदलना पड़ता है, पलटना पड़ता है, यू टर्न लेना पड़ता है, दाएं बाएं से नई नई परिभाषाएं गढ़नी पड़ती हैं अगर जुबां पर नरेंद्र मोदी का नाम बीजेपी के भीतर बीजेपी के नेताओं के जरिए ही निकल जाए तो। लेकिन मोदी निकले हैं दरअसल इस प्लान 395 के मद्देनजर, तो निगाहें अंबेडकर को लेकर भी है, दलित वोट बैंक में सेंध लगाने को लेकर भी है, जो आज लखीमपुर खीरी में खुलकर नजर आया। बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर संघ परिवार ने कभी इतना प्रेम नहीं दिखाया होगा जितना नरेंद्र मोदी ने अंबेडकर जयंती के दिन यूपी के लखीमपुर खीरी में दिखा दिया। अगर बाबा साहब अंबेडकर न होते तो मेरे जैसा जो एक अति पिछड़े परिवार में पैदा हुआ वो आज इस जगह पे खड़ा न होता। ये बाबा साहब अंबेडकर की कृपा है कि मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। सियासी तौर पर दलित वोट बैंक का कितना महत्व मोदी के लिए इस वक्त है, यह मोदी के भाषण से तो पता चल ही जाता है। लेकिन क्या यूपी बिहार में दलित वोट बैंक मोदी के अंबेडकर प्रेम से टूटेगा या उसमें सेंध लग जाएगी, यह अपने आप में एक अबूझ पहेली है। क्योंकि यूपी में 21% दलित हैं और बिहार में 16%। यूपी में मायावती का यही ठोस वोट बैंक है, जबकि बिहार में नीतीश ने महादलित वोट बैंक बनाकर लालू की राजनीति में सेंध लगाई है। लेकिन पासवान और कुशवाहा को साथ लेकर बीजेपी को बिहार में लाभ होगा, इसका एहसास मोदी को हो चला है। लेकिन यूपी के दलित वोट बैंक में सेंध कैसे लगाई जाए, मुश्किल मोदी के सामने है। महत्वपूर्ण यह भी है कि मौजूदा वक्त में मोदी इस सच को समझ रहे हैं कि यूपी की 44 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां 20% से ज्यादा दलित हैं और 27 सीट ऐसी है जहां 15 से 20% दलित हैं। यानी जातीय समीकरण में सेंध नहीं लगी तो फिर बीजेपी के अनुकूल कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन मोदी की मुश्किल यह है कि वो अंबेडकर को लेकर निशाने पर राहुल गांधी या कांग्रेस को तो ले सकते हैं, लेकिन बीजेपी को लेकर सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि भारत रत्न जिस सरकार ने दिया उस सरकार को समर्थन बीजेपी कर रही थी। बाबा साहब अंबेडकर की मृत्यु के 40 साल के बाद
जब भाजपा समर्थन वाली दिल्ली में सरकार बनी, तब जाकर के बाबा साहब को भारत रत्न दिया गया। दरअसल संघ की सवारी कर रहे मोदी इस सच को भी जानते हैं कि अंबेडकर ने कभी खुद को हिंदुत्व के दायरे में नहीं रखा और जिस बुद्ध धर्म को अंबेडकर ने अपनाया वो जाति व्यवस्था को नहीं मानता बल्कि सामाजिक बराबरी को महत्व देता है। शायद इसीलिए सत्ता की वजह से बीजेपी में शामिल हुए उदित राज भी अंबेडकर के सवाल पर संघ प्रेम को लेकर लड़खड़ा जाते हैं। आज मोदी जी अति पिछड़े समाज के प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट दिया, अभी तक तो किसी ने नहीं दिया। तो बदलाव तो संघ में भी और बीजेपी में भी आ रहा। एक वक्त दौर ऐसा था जब उदित राज जो कहते थे अंबेडकर को लेकर बीजेपी निशाने पर ले लेती थी, या बीजेपी या संघ परिवार को जब वो निशाने पर लेते थे तब वाकई अंबेडकर को लेकर वो कहते थे कि संघ सियासत कर रहा है। स्थितियां हर जगह बदल रही हैं या फिर सत्ता के लिए पलट रही है, ये देखने की बात होगी। सवाल सिर्फ अंबेडकर या दलित वोट बैंक में सेंध लगाने का मोदी का नहीं है। केजरीवाल भी बदल रहे हैं और बनारस की यात्रा पे निकले हैं तो दिमाग और जहन में दलित वोट बैंक है। रिपोर्ट देखिए। आज वाराणसी जा रहे हैं और वाराणसी से महाक्रांति का आगाज करने के लिए जा रहे हैं। केजरीवाल मानते हैं कि वो क्रांति करने जा रहे हैं। जी, दिल्ली से बनारस रवाना होने से पहले दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अरविंद केजरीवाल का ये ऐलान बनारस में क्या गुल खिलाएगा, इसका इंतजार तो हर किसी को है। लेकिन केजरीवाल ने जो बिसात बनारस के लिए बिछाई है वो सियासी तौर पर क्या गुल खिला सकती है, नजरें अब हर किसी की इसी पर है। क्योंकि चंद दिनों पहले पहली बार बनारस पहुंचे केजरीवाल ने सबसे पहले गंगा में डुबकी लगाई और उसके बाद ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया। और अब ऐलान के बाद जब पहली बार कल सुबह बनारस में कदम रखेंगे तो गंगा घाट पे नहीं जाएंगे बल्कि सबसे पहले दलित बस्ती में जाएंगे, जहां एक सफाई कर्मचारी की मौत हफ्ते भर पहले मेन होल में गिरने से हो गई थी। तो अब सवाल सीधा है, क्या बनारस के जरिए यूपी के दलित वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं? वैसे भी बनारस में कौमी एकता दल के मुख्तार अंसारी ने जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का विरोध करते हुए चुनाव न लड़ने का ऐलान किया, उसके बाद से बनारस के वोटरों का ध्रुवीकरण भी तेजी से होने के संकेत खुले तौर पर मिलने लगे हैं। ऐसे में दलित वोट बैंक किसी भी उम्मीदवार के लिए खासा मायने रखता है और केजरीवाल अगर दलित वोट बैंक में सेंध लगा देते हैं तो फिर मोदी के लिए मुश्किल तो पैदा होगी ही, लेकिन इंतजार करना होगा। कल सुबह जब वो बनारस में कदम रखें तो उसके बाद बनारस की हवा का रुख क्या होगा, इस पर नजर अब हर किसी की है। इंतजार सुबह तक कीजिए। आज तक ब्यूरो। कल सुबह केजरीवाल बनारस पहुंचेंगे और उसके बाद लहर तारा नाम की बस्ती जो है वहां पर जाएंगे। हम अभी वहां आपको लिए चलते हैं, हमारे संवाददाता अनूप वहीं पर है। बनवारी की त्रासदी यह है कि इनके बेटे पवन की मौत सीवर की सफाई करते वक्त हो गई थी और केजरीवाल इन्हीं लोगों से मिलने आएंगे। पवन की एक बीबी थी और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। केजरीवाल जब यहां वाराणसी पहुंचेंगे तो सबसे पहले इसी इलाके में आएंगे, इन लोगों से मिलेंगे, पवन की बीवी बच्चों से मिलेंगे और पवन के पिता से मिलेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बनवारी, उनके पिता। बनवारी जी, ये बताइए पवन की मौत कैसे हुई थी? ये सीवर की सफाई कर रहा था। सीवर की सफाई करने अंदर जब घुसा तो ये जो है सो ढक्कन खोला तो उसमें जहरीली गैस थी। उसी गैस के चपेट में आ गया, वो मर गया। अच्छा, आपको कब पता चला? उसी दिन पता चला। अच्छा। हाँ। रेलवे स्टेशन से 9 किलोमीटर की दूरी पर यह बस्ती है, यहीं पर केजरीवाल आएंगे। समीकरण बहुत सीधे हो चले हैं। तकरीबन 17,10,000 वोटर बनारस में हैं, उसमें 1,65,000 दलित वोट बैंक भी है। केजरीवाल की नज़र उस वोट बैंक पर भी जरूर होगी और इसीलिए शुरुआत बनारस में अब चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद पहली बार बस्ती से कर रहे हैं, जो दलित बस्ती।